अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इंजीनियर अमितेंद्र पटेल आप सभी डियर पेरेंट्स को हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और स्कूल चूज करना एक अभिभावक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट निर्णय होता है। तो आज हम आप सभी के बीच में ऐसे 8 बिंदुओं पर, ऐसे 8 पॉइंट्स पर, 8 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज, जिसको देखते हुए हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आगामी भविष्य के लिए, जो बच्चे हमारे आने वाले कल हैं, हमारे आने वाले भविष्य हैं, तो इन 8 बिंदुओं को देखते हुए हमें उनके लिए एक अच्छा सा विद्यालय चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, जो एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों के प्रोफेसर्स का मत है कि हमें अपने बच्चे के लिए ऐसे स्कूल का चुनाव करना चाहिए। जो पहला पॉइंट्स आता है अपने बच्चे के लिए स्कूल का चुनाव करते समय कि किस स्कूल में, किस विद्यालय में हम अपने बच्चे का दाखिला या प्रवेश कराएं। तो सबसे पहला बिंदु आता है हमारा कि जो विद्यालय से और घर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी दूरी पे होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 2 to 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में हमारे बच्चे का विद्यालय होना चाहिए, ताकि काफ़ी डिस्टेंस ना हो। ऐसा इसलिए कहा गया है कि डिस्टेंस काफ़ी मायने रखता है बच्चों का स्कूल चूज करते वक्त, कि यदि बच्चे का विद्यालय काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, 4 किलोमीटर है एंड एबव द 3 किलोमीटर्स के एबव है, तो बच्चा साइकिल से जाएगा, आधे 1 घंटे उसको लगेंगे साइकिल से जाने में, फिर साइकिल से बच्चा आएगा, आधे 1 घंटे उसे आने में लग जाएंगे। तो जो टाइम पीरियड है, बीच का जो टाइम उनका लॉस हो रहा है, आधे 1 घंटे या 2 घंटे जो भी आने जाने का समय लगता हो, तो उस समय को बच्चे यूटिलाइज करके अपने अन्य एक्टिविटीज़ में, अपने अन्य गतिविधियों में उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस टाइम को लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि टाइम बचेगा बच्चे का, और प्लस उसके साथ साथ बच्चे का आने जाने का जो शारीरिक थकान है, जो फिजिकल हरासमेंट है, बच्चे फिजिकल हरासमेंट से बचे रहेंगे। ऐसा कतई नहीं है डियर पेरेंट्स कि आप दूरी के विद्यालय में एडमिशन कराते हैं तो आपके बच्चे को काफ़ी बेनिफिशियल होना है, ऐसा कोई बात नहीं है। पास के विद्यालय में भी और अच्छी होती है, स्कूलों में जो पास के विद्यालय में भी होते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा इन सब बातों पे। तो अगला जो सेकेंड पॉइंट्स है हमारा, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो। तो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो का मतलब होता है हमारा शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। तो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है हमारा 35:1, यानी कि 35 स्टूडेंट्स के रेशियो में हमारा 1 टीचर्स, 1 अध्यापक होना चाहिए। इस रेशियो पे विद्यालय में देखना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उस विद्यालय में, एंड नंबर ऑफ टीचर्स कितने उस विद्यालय में अवेलेबल है, जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे का दाखिला करा रहे हैं। क्योंकि ऐसा कई जगहों पर होता है कि एक क्लासरूम में, एक कक्षाओं में बच्चों को 60 बच्चे, 50 बच्चों को भर करके, 40 बच्चों को भर करके पढ़ाया जाता है बच्चों को। और जो पीछे के बच्चे होते हैं, जो बैक बेंचेस जिनको कहा जाता है, वो पीछे के बच्चे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं अपनी लाइन में, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में मैंने देखा हुआ है कि, और मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं देखता हूं कि अक्सर टीचर जो होते हैं, जो आगे के फ्रंट बेंचर्स जो होते हैं, आगे के बेंच के बच्चों पर खासा ध्यान देते हैं टीचर्स, पीछे के बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। एंड सेकेंड जो पॉइंट है कि जो पीछे बच्चे रहते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड नहीं कर पाते हैं बोर्ड पे, जो टीचर्स लिख रहा होता है, जो पढ़ा रहा होता है, कहीं ना कहीं वो बच्चे धीरे धीरे पीछे की तरफ ही चले जाते हैं। तो इसलिए एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और यदि होते हैं तो विद्यालय उसको सेक्शंस में डिवाइड करे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और उस पर टीचर लगाए। एंड थर्ड पॉइंट जो है हमारा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सुविधा, प्रॉपर सुविधा उस विद्यालय में हमारे बच्चे के लिए कितनी है, कितनी सुविधा हमारे बच्चे के लिए प्रॉपर उस विद्यालय में है। तो
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। पहली चीज़ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में विद्यालय में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया बच्चों के लिए कितनी वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं कितनी अवेलेबल हैं उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, दाखिला करा रहे हैं। तो ब्रेंचेस की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में प्रॉपर वे में बच्चों के बैठने की। एक ब्रेंच पे मैक्सिमम 2 to 3 स्टूडेंट्स कवर करने चाहिए। एंड सेकेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अलग अलग टॉयलेट होनी चाहिए बच्चों के लिए। बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, फ़ैन की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में बच्चों के लिए, क्योंकि इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में मैं अपने इंस्टीट्यूट में अपने विद्यालय के बच्चों को फ़ैन लगने के बावजूद, एक एक क्लासरूम में 2-2 3-3 फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन लगने के बावजूद भी बच्चे इतने परेशान हैं गर्मी में कि मतलब कहते हैं सर बाहर लेके चलिए, सर क्लास में गर्मी हो रहा, परेशान सा दिखते हैं बच्चे उलझन में। तो ऐसे परेशानी में पढ़ाई नहीं हो पाता है बच्चों का यदि किसी स्कूल में फ़ैन की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो ज़रूरी हैं बच्चों के लिए विद्यालय में फ़ैन की व्यवस्था होना। एंड आफ्टर देन फ़ैन के बाद और बिजली के बाद जो आता है बच्चों को कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। कंप्यूटर आज के इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न ईरा में जो 21वीं सदी चल रही है, एक अपना अहम भूमिका निभा रहा है कंप्यूटर बच्चों को आगे ले जाने में। तो हमें ऐसे स्कूलों में दाखिला अपने बच्चे का दिलाना है जहाँ पर कंप्यूटर्स की व्यवस्था प्रॉपर वे में हो, बच्चे जाएं। क्लास 5th से या 4th से एबव बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए कंप्यूटर एजुकेशन, और कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन मिनिमम 3 से 4 कंप्यूटर तो हर विद्यालय में होने चाहिए, जिससे बच्चों को क्लास वाइज 10 बच्चों का ग्रुप बना करके उनको कंप्यूटर लैब में ले जा करके उनको लैब कराया जाए। तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में जो रूरल बेल्ट के विद्यालय हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनमें ये सब सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं गांव के विद्यालयों में, तो शायद इसीलिए कहीं ना कहीं गांव के बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। गांव के बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, संपूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बच्चों का, टोटली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऐसा मानना है कि 4 तरह के एजुकेशन होते हैं, शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि पहला हमारा हो गया प्रोफेशनल एजुकेशन, एंड पर्सनल एजुकेशन, एंड सोशल एजुकेशन, एंड 4th इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो हम लोग बच्चों को कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान दे रहे हैं। अधिकतर स्कूल के लोग किताबी ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, रटाया जाए। पढ़ाने, लिखाने और रटाने पर ज़्यादा फोकस रह रहा है गांव के क्या अधिकतर विद्यालयों में ऐसा हमने देख रहा है कि अधिकतर लिखाने, पढ़ाने और रटाने पर फोकस किया जा रहा है, बल्कि इससे बच्चों का कुछ होने वाला नहीं है, डेवलपमेंट इससे तो होना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बस हम किताबी ज्ञान दें, बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन दें। आप बच्चे 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, तो उनको इस काबिल, इस योग्य बनाना हमारा कर्तव्य है कि बच्चे आगे जा कर के सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। उन्हें आगे की एजुकेशन के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, बैंकिंग लाइन के बारे में, हर सेक्टर के बारे में, बहुत सारे सेक्टर्स हैं पढ़ाई के। तो बच्चों को अभी से जूनियर लेवल से ही बच्चों को सेक्टर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन फील्ड एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स के बारे में बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि बच्चे अभी से डिसीजन लें, अभी से अपना फ्यूचर का गोल निर्धारित कर सके बच्चे। और प्रोफेशनल के साथ साथ हमारा सोशल वैल्यू जो है, सोशल वैल्यू जो सोशल एजुकेशन है, हमारा सामाजिक शिक्षा है जो बच्चों के अंदर हम डेवलप करें, सामाजिक शिक्षा का ज्ञान दे बच्चों के अंदर। क्योंकि आज के इस युग में एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके अंदर सोशल वैल्यू से ही आती है, सोशल नॉलेज से ही आती है कि उसके अंदर सामाजिक ज्ञान कितना है। अधिकतर आज के बच्चों को देखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर सामाजिक जो वैल्यू है, जो सामाजिक
ज्ञान होना चाहिए, वो निरंतर बच्चों में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है हमें बच्चों के अंदर आज के, कि उनके अंदर सोशल नॉलेज की कमी हो रही है, सोशल वैल्यूज़ ही नहीं है उनके अंदर। तो हमारा यह भी दायित्व है कि उनके अंदर सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप करें, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दे बच्चों को। रटाने पर विश्वास ना करें, ना ही बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करें, बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करें, सीखने के लिए प्रेरित करें कि आप करके सीखिए। एंड आफ्टर दैट ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो हमारा यह, क्योंकि आप अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं अगले पॉइंट पे बात करूँगा 5वें पे फीस की। तो अधिकतर गांव में ऐसा देखा जा रहा है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को, जो गांव में बोला जाता है देखी देखा, मतलब लुक लाइक एज, मतलब दूसरे को देख करके अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में डाल दे रहे हैं, ताकि मेरा सर जो है लोगों के बीच में गर्व से उठा रहे। भले ही अपने बजट में ना हो, विद्यालय अपने बजट से बाहर हो, हमारे पास उतनी वैल्यूज ना हो वहाँ पर फीस एडॉप्ट करने की, फीस देने की, फिर भी मैं देखी देखा अपने बच्चों को एडमिशन वहाँ ले जाके महंगे स्कूलों में करा दे रहा हूँ। और काफ़ी दिक्कत हो रही है धीरे धीरे बच्चों को आगे वहाँ मेंटेन करने में, गार्जियनों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या करते हैं गार्जियन, 1-2 साल दिखावे के लिए महंगे स्कूलों में डालते हैं, फिर 1-2 साल जब बजट की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से निकाल के फिर लोअर लेवल के स्कूलों में दाखिला कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ की फीस ज़्यादा है तो वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस समय में ऐसा बहुत सा विद्यालय देखा जा रहा है, बहुत से ऐसे विद्यालय देखे जा रहे हैं जहाँ पर शिक्षा के नाम पे लूट मची हुई है। शिक्षा आज के इस युग में अधिकतर लोगों का कहना है कि शिक्षा जो है, और मैंने कई जगह सुना भी है कि शिक्षा लोग बिजनेस कर लिए हैं, एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है। जो हायर लेवल के जो व्यक्ति हैं जो शिक्षा को एक क्या बना लिए हैं कि बिजनेस बना लिए, वो बस पैसे के लिए शिक्षा को बांट रहे हैं। दाखिला के नाम पे 10,000 रुपये, 5,000 रुपये लिया जा रहा है, 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ फीस लिया जा रहा है। तरह तरह की एक्टिविटीज़ पे फैंस फीस, वैन फीस, कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, सिक्योरिटी फीस इत्यादि, मतलब बहुत सारे फीस को लेकर के एक बच्चे को 30 से 40 हज़ार रुपये पर एनम देना पड़ जा रहा है, जो इंग्लिश मीडियम के CBSE बोर्ड के जो विद्यालय। और इस समय गवर्नमेंट NCERT पैटर्न कर दिया है, यूपी बोर्ड में भी NCERT पैटर्न लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद में, और CBSE बोर्ड में भी NCERT और यूपी बोर्ड में NCERT कर दिया है। इसीलिए दोनों को एक कर दिया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो हमें कतई ये देख के चल रहा है कि जिस विद्यालय में हम अपने बच्चे का दाखिला दिला रहे हैं वो वहाँ की फ़ीस हमारे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, हम उसे समय समय पे दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि कभी भी महंगे विद्यालय का चुनाव ना करें, क्योंकि महंगे विद्यालय में हर क्लास का फ़ीस अलग अलग होता है, हर साल आपको दाखिला दिलाना होता है। तो कभी भी अपनी गरिमा को बढ़ाने के चक्कर में, अपने कद को बढ़ाने के चक्कर में आप महंगे विद्यालयों में चयन ना करें अपने बच्चों का। और अगला जो पॉइंट है हमारा, छठा जो पॉइंट है, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन वहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के बच्चों का विकास संभव नहीं है। ना तो बच्चे एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे दिशा में, एक अच्छे पाथ पे कभी मोटिव नहीं होंगे, कभी मोटिवेट नहीं होंगे। एंड वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए विद्यालय का, जो वहाँ का कल्चर है वो अच्छा होना चाहिए विद्यालय का। फूल पेड़ पौधों से हरा भरा वहाँ का ग्राउंड होना चाहिए, ताकि बच्चों को एक प्योर लेवल का ऑक्सीजन मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, और हरी भरी चारों तरफ हरियाली रहे। ऐसे भी बच्चों को काफ़ी प्रेरित करते हैं। और अगला है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जो लास्ट पॉइंट है हमारा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वहाँ होनी चाहिए, गतिविधियाँ होनी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे रंगोली कंपटीशन होनी चाहिए, कबड्डी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपटीशंस होने चाहिए, कल्चरल इवेंट होने चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए वहाँ पर, और तरह तरह के इवेंट्स का आयोजन होना चाहिए विद्यालय में, ताकि बच्चों के अंदर हम एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ तरह तरह का विकास हम बच्चों के अंदर अपने कर सकें, जो बहुत ही ज़रूरी है।
तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाह रहा हूँ। आप लोग अपना कीमती समय देके हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए अपने दिल की, अपने हृदय की गहराइयों से आप लोगों को सत सत नमस्कार, प्रणाम, राम राम।